Good morning students, welcome once again in Eclair International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने बेटा देखा था कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचुरल फिनोमिना जो है आपका विद द हेल्प ऑफ द रेन ड्रॉपलेट अपन ने ये देखा था, और साथ में अपन ने बात करी थी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका समर सीज़न होता है उस टाइम पर आप देख पाते हैं कि जो एयर होती है वो गर्म होने की वजह से क्या होती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है और एक ऐसे मीडियम का प्रिपरेशन करती है जो कि कूलर और हॉटर दोनों एयर के आपस में कांटेक्ट में आने पर फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन कॉज होता है। और हम जब किसी चीज़ को जो दूर रखी होती है जब उसको देख पा रहे होते हैं तो वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि किसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। First we are taking twinkling of the stars, and second which we will take in the next one, that will be earlier sunrise and delayed sunset। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं twinkling of the stars की। twinkling of the stars आप नॉर्मली स्मॉलर क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ी होगी twinkling of stars की थियोरी कि क्या कहती है। twinkling of stars देखिए, आपको पता है बेटा कि जो स्टार्स होते हैं वो आपके स्पेस में होते हैं जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। और जो स्टार्स होते हैं वो एक तरीके से एक लाइट सॉर्ट्स की तरह काम कर रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ से जो भी आपका लाइट रे जो भी ट्रैवल करके आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एक इमेजिनेशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो ट्रैवलिंग कर रहा है। जैसे आप एक तरीके से दो मीडियम का फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेस है दैट इज़ रेयरर मीडियम, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है, बिल्कुल वहाँ पर एयर भी नहीं है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी वहाँ पे जो डिफरेंट डेंसिटी को शो करती है। जैसे क्लाउड्स होंगे, है ना, एयर होगी, फिर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, अर्थ के पास में जैसे सरफेस के आसपास वो आएगा, मतलब कि रे जो है वो ट्रैवल करके जब आएगी अर्थ के आसपास तो और भी ज़्यादा डेंसर आपको पॉल्यूशन की वजह से आपको और भी डेंसर लेयर का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है। एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन है। और जब आपकी लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम द यूनिवर्स टू द स्टार्स टू द फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ सरफेस, तो वो क्या करती है, एवरी टाइम जब वो वन डेंसिटी लेयर टू अनदर डेंसिटी लेयर के अंदर जब एंटर करती है, देन एवरी टाइम इट विल रिफ्रैक्ट। हर एक बार वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी। लेकिन इस वाले रिफ्रैक्शन में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, दैट विल बी दैट एवरी टाइम इट इज़ टेकिंग द पार्ट इन द रेयरर टू द डेंसर मीडियम फिनोमिना। यानी आप जब भी स्पेस के अंदर से स्टार से आने वाली रे को जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हुए देखेंगे, देन यू विल फील दैट इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू दी डेंसर मीडियम, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, मैनी मोर, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से ये अपने एटमॉस्फेयर को क्या बनाती है, डेंसर मीडियम बनाती है। जबकि यूनिवर्स जो है आपका, स्पेस जो है वो क्या है, एक रेयरर मीडियम है ड्यू टू द वैक्यूम।
तो जब भी वो एंटर करती है तो ऑब्वियस है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जब वो एंटर करेगी देन इट विल कम टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्योंकि अपन बात करते आ रहे हैं पिछले चैप्टर से ही कि जब कोई लाइट जो होती है वो एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू दी डेंसर मीडियम दैट इट विल बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, एंड इफ इट इज ट्रेवलिंग इनटू डेंसर टू द रेयरर मीडियम देन इट विल अवे, इट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो वो बैंड हो जाएगी अवे, और इस कंडीशन में वो बैंड होगी नॉर्मल के बिल्कुल पास में, यानी क्लोजर टू दी या टूवर्ड्स टू दी नॉर्मल। तो इस कंडीशन में जब आप देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो रीज़न है पीछे का, वो क्या होता है कि आप जब भी स्टार से आने वाली रे को अपनी आईज के ऊपर फील कर पाते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है लाइट का वो क्या होता है, वेरी करता है। कभी वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपके पास पहुंच पाती है और कभी वो कम अमाउंट में आपके पास पहुंच पाती है। तो कभी वो शाइनी यानी उसकी जो चमक है, शाइन जो है, वो कभी तो आपको ब्राइट दिखाई देती है और कभी आपको थोड़ी डिम दिखाई देती है। और ड्यू टू दिस इट्स कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन समटाइम इट अपीयर्स एज अ ब्राइटन एंड समटाइम इट अपीयर्स एज अ डिम। तो जब वो ब्राइट और डिम आपको दिखाई देता है देन यू विल फील दैट इट इज ट्विंकलिंग। क्या हो रहा है, झिलमिला रहा है, चमचमा रहा है, राइट। तो ये जो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये पूरा फिनोमिना जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विच वी आर टेकिंग हियर, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब अपन बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो आपका स्टार होता है वो बेसिकली अपनी जो उसकी परमानेंट पोजीशन होती है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसकी स्टार की, उससे थोड़ा ऊपर भी आपको दिखाई देगा। किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो कि कहाँ पे है, ऑब्जर्वर आपके अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थ सरफेस पे आप इसे मान सकते हैं ऑब्जर्वर को। और ये मान लीजिए आपके अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर एंटर करते ही आपकी रे जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। किस तरीके से बैंड होगी वो आपको पता है, बिकॉज इट इज एंटरिंग इन denser medium from the rarer medium, so it will bend towards the normal, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो स्टार है वो यहाँ पर है और इससे जो रे आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। अब आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर की जो सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर की जो सरफेस आपकी होगी, जैसे ही वो इस एटमॉस्फेयर की सरफेस में एंटर करेगी तो अगर वो मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है इसके ऊपर, तो जैसे ही वो एंटर करेगी आपको पता है ये वाला जो एंगल है दैट इज द आई, ठीक है। तो जैसे ही ये एंटर करेगी ये बैंड हो जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी, थोड़ी हल्की सी बैंड हो जाएगी। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बैंड हो जाएगी भाई, ठीक है। ये ऑब्जर्व मैंने आई बनाई है, इट इज नॉट अपीयरिंग जस्ट लाइक द आई, बट जस्ट टेक द इमेजिनेशन ऑफ योर्स। तो यहाँ पे देखिए जो आर का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज स्मॉलर देन द आई, आई से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, बिकॉज इट इज बैंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों हो रही है उसका रीजन आप बता सकते हैं, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। उसको अपन बोलेंगे स्पेस, जहाँ पे आपके स्टार्स होते हैं, दिस इज द स्टार, ठीक है। और ये आपका है एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। तो जैसे ही ये एंटर करेगी आपको पता चल गया भाई ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी। अब सोचिए कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए जहाँ से ये बैंड हुई थी, तो आपको जो स्टार की पोजीशन है वो कहाँ नजर आएगी, यहाँ हल्के ऊपर,
जहाँ पर आपका स्टार है तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है। और अपरेंट पोजीशन कौन सी है, अपीयर कहाँ पर हो रहा है, ये दिखाई कहाँ दे रहा है, तो ये हो गई आपकी अपरेंट पोजीशन, जहां पर वो दिखाई देता है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से अराइज हो सकता है, रीज़न पूछा जा सकता है, टेल द रीज़न ऑफ द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि उसकी जो पोजीशन होती है वो अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन जो होती है उसका क्या फंडा है, किस तरीके से वो नीचे होता है, वो ऊपर क्यों दिखाई देता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द अपरेंट पोजीशन एंड एक्चुअल पोजीशन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अराइज हो सकता है, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कोई भी दो एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करिए, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और दूसरा क्या हो जाएगा अर्लियर सनसेट एंड डिलेड, अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन किसी भी तरीके से जंबल होके आ सकता है, वट एवर द लैंग्वेज विल बी, बट आंसर जो होगा वो आपका यही होगा कि आप जब भी स्टार से आने वाली जो लाइट होती है, क्योंकि स्टार बहुत दूर होता है अर्थ से, जो उसकी डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए जब वो लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है स्पेस के अंदर और फिर वो एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, देन इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। सो ड्यू टू दैट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इंक्रीज हो रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है कि रेयर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो लेस होगी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है। तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करेगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगी, और ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड ड्यू टू द बैंडिंग ऑफ टूवर्ड्स द नॉर्मल अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार विल अपीयर्स अबाउ दी एक्चुअल पोजिशन, जहाँ पर वो है उस एक्चुअल पोजिशन से थोड़ी ऊपर आपको उसकी पोजिशन दिखाई देगी, राइट। तो ये हुआ आपका ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स का। एक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो यहाँ पर ये होता है डिफरेंस, कि स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है, बट प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि प्लैनेट आपके ट्विंकल नहीं करते हैं? तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डिस्टेंस का फंडा है कि स्टार जो होता है वो बहुत दूर होता है, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं अर्थ के। तो जो प्लैनेट होते हैं एक तरीके से आप स्टार को एक क्या मान सकते हैं, छोटा सा सोर्स मान सकते हैं लाइट का, लेकिन आपके जो प्लैनेट्स हैं दीज आर द बंच ऑफ दी स्मॉलर साइज सोर्सेज, यानी एक तरीके से वहाँ से आने वाली जो रेज होंगी वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होगी, क्योंकि छोटे 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 लाइट सोर्सेज का एक बंच मान सकते हैं अपन प्लैनेट को। तो एक्चुअली जब प्लैनेट से आने वाली जो रेज होती है वो जब एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, हालांकि उनका भी रिफ्रैक्शन होता है, बट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट सोर्स जो रिफ्रैक्शन होता है वो स्मॉल अमाउंट में हो पाता है, और वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हुए देख पाएँ, यानी आपकी आइज़ में पहुंचने वाली जो रेज होती है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो आपके आइज़ क्या नहीं कर पाती, उस रिफ्रैक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाती है ड्यू टू द लार्जर सोर्स ऑफ द लाइट। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो पहला रीज़न तो हो गया कि वो अर्थ के बहुत पास होते हैं, दूसरा रीज़न हो गया दिस आर द बिगर सोर्स ऑफ द लाइट, सो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज़ नॉट पॉसिबल एज अ मच मोर जस्ट लाइक द स्टार्स, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो नहीं होगा जितना कि स्टार्स में शो होता है। तो ये एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आता है कि प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग बट स्टार्स आर ट्विंकलिंग, टेल द रीज़न बिहाइंड दिस। तो कॉज बताइए, वो भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लैनेट्स का। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं अर्लियर सनराइज और डिलेड सनसेट की, दैट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए उस वाले पे चलते हैं कि आपका जो अर्लियर सनराइज है और डिलेड सनसेट है उसके पीछे का क्या रीज़न है। सेम रीज़न है भाई, आपको पता ही है कि एग्जाम्पल अपन किसका कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कर रहे हैं। सो द रीज़न विल बी सेम, जैसे ट्विंकलिंग स्टार्स के पीछे जो रीज़न था दैट वाज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो सिमिलरली
reason behind the earlier sunrise and delayed sunset also will be atmospheric refraction. तो atmospheric refraction जो है उसके दो एग्जाम्पल आपके पास हो गए. एक हो गया आपके पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और सेकंड हो गया अर्लियर सनराइज एंड डिलीड सनसेट. ठीक है, तो ये दो चीजें आपके पास हो गई. इसको लेते हैं अपन. अर्लियर सनराइज का मतलब क्या है भाई? अर्लियर सनराइज का मतलब है कि मॉर्निंग टाइम में एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो आपकी अर्थ होती है, ये तो आप बहुत छोटे से क्लासेस के अंदर जब थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपका जो अर्थ है उसके अंदर हाफ पार्ट जो होता है उसमें जब सनराइज रहता है तब आपके हाफ पार्ट में सनसेट रहता है. यानी जब तक आधे हिस्से के अंदर दिन होगा तब तक आधे हिस्से में रात होगी. ये तो आपको पता ही है. तो मान लीजिए इस लाइन को अपन मान रहे हैं हॉरिजॉन. हॉरिजॉन तो जानते हो ना, ठीक है, क्षितिज, यानी पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर आपको अर्थ और आपका जो स्काई है वो दोनों क्या होते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल मीट होते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं. दैट इज नोन एज हॉरिजॉन. ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन है आपका, उससे जब सन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी आपकी जो अर्थ है वो इस तरह से घूमेगी, तो आपको लगेगा कि हॉरिजॉन से सन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो इस हॉरिजॉन से जब ऊपर की ओर सन मूव करता है तो उस कंडीशन में कितना डिफरेंस होता है, जो कि किसकी वजह से आ रहा होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा है. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जब तक सन नीचे की तरफ रहता है तब तक हम क्या नहीं मान सकते कि वो सन क्या नहीं हुआ है, अभी तक राइज नहीं हुआ है. तो हॉरिजॉन को क्रॉस करने की कंडीशन में, यानी हॉरिजॉन क्रॉस करने के बाद ही आप मानेंगे कि वो सनराइज हो चुका है. यानी राइज होने का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन को क्रॉस कर लेना. और सनसेट का मतलब भी क्या होगा कि हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा तो वो सनसेट हो जाएगा. तो बेसिकली कंडीशन दोनों में ही सेम रहेगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाली. बस ये है कि एक में वो ऊपर की तरफ आएगा और एक में वो नीचे की तरफ चला जाएगा. पोजीशन दोनों में सेम रहेगी. भाई सनराइज अगर नहीं हुआ है तो भी वो हॉरिजॉन के नीचे ही रहेगा और सनसेट होने के बाद भी वो नीचे ही रहेगा. तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बेटा जब सन आपके हॉरिजॉन को क्रॉस नहीं कर चुका होता है, अभी तक क्रॉस करा ही नहीं उसने, अभी तक उसने क्रॉस नहीं करा है, तो उससे पहले ही वो आपको दिखना शुरू हो जाता है. यानी आपको लगता है कि सन आपका कहाँ पर आ चुका है? हॉरिजॉन से ऊपर आ चुका है. और ये वो वाली टाइम ड्यूरेशन होती है जब आप सन को विदाउट एनी apparatus इजीली क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं. यानी आपको एक ऑरेंज कलर की डिश के जैसा, एक थाली के जैसा वो दिखाई देता है. आप विद दी नेक्ड आईज, विदाउट एनी apparatus, विदाउट एनी गॉगल, यू कैन सी इट. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है कि वो नीचे होने के बावजूद भी आपको दिखाई दे रहा होता है, उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, मान लीजिए जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन है ये, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा देखने वाला, तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को जो आपके दिखाई देगा, इट इज़ नॉट गुड फिगर बट काम चलाऊ है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब आपकी एक तरीके से जो रे है सन की, वो जब एंटर करेगी बेटा, तो ये आपका नॉर्मल है.
ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ये क्या बन गया, आई बन गया। अब जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा ना, बिकॉज इट इज रेयरर मीडियम। कैसा मीडियम है ये, रेयरर, और ये कैसा है, डेंसर। तो जैसे ही आई यहां पर रे आएगी, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। और ये आपकी रे है जो उसकी सन से आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंस एंगल। तो ये क्या होगी, अब रेयर से डेंसर में आ रही है तो बैंड होगी ना बेटा, बैंड होगी मीन्स आर जो होगा वो स्मॉलर बनेगा आई से, जितना बड़ा आई बन रहा है उससे छोटा बनेगा आपका क्या, आर, यानी रिफ्रैक्ट होने के बाद जो एंगल बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो छोटा बनेगा। अब ये आईज तक जब पहुंचेगा, ठीक है, ये आईज तक जब पहुंचेगा तो अब आईज को आपका जो सन है वो कहां पे दिखाई देगा, इसको एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ, देखिए यहां दिखाई देगा, यहां पर, यानी है अभी भी नीचे, लेकिन आपके आईज को वो सन कहाँ दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है हॉरिजॉन से क्रॉस करने वाला, कि क्रॉस नहीं करा होता है फिर भी वो क्या करता है, क्रॉस करते हुए नज़र आ चुका होता है ऑब्जर्वर को, तो इसको 2 मिनट्स का टाइम लगता है। यानी ये हॉरिजॉन के नीचे होता है लेकिन पहले ही दिखाई दे जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है तो इसको 2 मिनट्स का टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे पहुँच चुका होगा तब भी वो क्या दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो 2 मिनट्स वहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो आपका जो डे टाइम होता है, जो डे टाइम होता है वो ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना, 4 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना डे टाइम कितना इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 मिनट्स इन द सनराइज टाइमिंग और 2 मिनट्स एट द सनसेट टाइमिंग। तो ऑल ओवर अगर आप कंप्लीटली उसका मर्ज देखें तो 4 मिनट्स का इंक्रीमेंट आपको दिखाई देता है इन द डे टाइम, ठीक है, वो नाइट टाइम में से आपके डिक्रीज हो चुके होते हैं। तो ये आपका हुआ अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये ऐसी की ऐसी फिगर यहाँ पे भी बनेगी। एक्चुअली में जब सनसेट हो चुका होगा, ये आपका सन यहाँ पे जा चुका होगा, तब ये इसकी रे यहाँ से एंटर करेगी, वो वैसे ही आपका नॉर्मल बनेगा, ये आई बन जाएगा, और ये फिर बैंड होगी, फिर आई तक पहुँचेगी तो ये आपका आर बन जाएगा। फिर जब इसको एक्सटेंड करेंगे आप तो ये सन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे सेम यहाँ पे बन रही है वैसे ही सनसेट के टाइम पर बनेगी। तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं कि यहाँ पे बनाने के बाद फिर से आप यहाँ पे बनाएं, वन टाइम इज़ इनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो एक बार बना दिया आपने कि नीचे की तरफ हॉरिजॉन के जस्ट नीचे जब आपका सन रहता है, जैसे कि यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन के नीचे देख पा रहे हैं आफ्टर दी सनसेट टाइमिंग। तो सनसेट के अंदर जब वो नीचे चला जाता है तो नीचे जाने के बावजूद भी आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, वो सन हॉरिजॉन के ऊपर ही दिखा रहा होता है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स तक वो सनसेट हो जाने के बावजूद भी आपको दिखता रहता है। तभी तो कहते हैं ना कि मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे सनराइज और सनसेट को देखना अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? यू आर वेल नोन अबाउट दैट कि सन की जो रेज होती है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है ड्यू टू द विटामिन डी, क्योंकि वो गुड सोर्स ऑफ द विटामिन डी होती है। तो आप जब बहुत ज़्यादा हाई रेज के अंदर बैठते हैं तब तो अल्ट्रावायलेट रेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा, जो कि आपको डैमेज कर सकती है, टैनिंग कॉज कर सकती है,
ठीक है, तो वो भी रहती है। लेकिन इस कंडीशन में यानी सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे सन होता ही नहीं है, बस रेज आ रही होती है हल्की फुल्की, और जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से आ रही होती है, तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। विटामिन डी की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी कंप्लीट कर देती है, और आपकी आइज़ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वो काम करने के लिए प्रिपेयर करती है। तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम पे और थोड़ा इवनिंग टाइम पे सनराइज़ और सनसेट को देखना अच्छा माना जाता है। तो ये जो आपका एक तरीके से फिनोमिना है वो किसकी वजह से अपीयर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अपीयर आपको होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के पास एग्जाम्पल में आप दो फिनोमिनास को दे सकते हैं एज अ एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड सेकेंड वन इज अर्लियर सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है इस बार क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो कहाँ से हुआ था, आपके डिस्पर्जन में से हुआ था, जो मैंने आपको कल भी बताया था। कल मीन्स पिछली लाइव क्लास के अंदर। तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि पिछले वीडियो के अंदर तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से अपीयर होता है। तो आइजैक न्यूटन ने जो किया था वो वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पोर्शन, बिकॉज वन क्वेश्चन इज ऑलरेडी अराइज्ड फ्रॉम द बैक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और कुछ पार्ट तो इसका डिलीट हो ही चुका है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो आपका टॉपिक बचा है वो है रिफ्रैक्शन, जो डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन तो अपन कर ही चुके, तो डिस्पर्जन में आपके फिर से वही एग्जाम्पल्स आएंगे, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, अर्लियर सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे आपको जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर क्यों दिखाई देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपन उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 वीडियोस और हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है डिलीट हो जाने के बाद। अब आपके चैप्टर बचते हैं 12 और 13, जिसमें से आई थिंक आपके कुछ पार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 12 का। तो आप मुझे भेजिएगा अपनी व्यूज़ कि उसको फिर से स्टार्ट करना है या फिर जहाँ तक वो कंप्लीट हो चुका है उसके आगे से लेना है, क्योंकि इसके 1 और 2 वीडियोज़ ही और आएंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।